सुबह होने में काफ़ी समय था। रात अंधेरी और सड़क सुनसान थी और बारिश लगातार बरस रही थी। बारिश में अद्वैत अकेला अपनी कार चलाई जा रहा था। चेहरे पर थकान थी और आंखों में ऐसा बोझ जिसे वो खुद भी शब्द नहीं देना चाहता था। इसे भी यहीं बंद होना था। साहब जी, कोई बड़ी गड़बड़ी लगती है। दोपहर तक ठीक कर सकता हूँ। कहाँ जाना है आपको? पता नहीं, कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। क्या रेलवे स्टेशन है यहाँ कहीं पास में? हाँ हाँ बाबूजी, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर होगा। अगर आप अभी जाना चाहें तो मेरा छाता ले लें। अद्वैत मैकेनिक से छाता लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। अद्वैत सीट पर बैठ ही पाया था, तभी उसकी नजर पास पड़ी एक चिट्ठी पर पड़ी। अगर मिल जाए तो खोलना मत, पहुंचा देना। घर नंबर 17, बरगद तिराहा। ये चिट्ठी अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसे पढ़कर अद्वैत के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई और वो सोचने लगा, ऐसा क्या है चिट्ठी में जिसे खोलना मना है? कौन सा घर नंबर 17? कौन है इसका मालिक? और जब चिट्ठी अधूरी थी तो भेजी ही क्यों? ये सारे सवाल अद्वैत के मन में तैर रहे थे। फिर उसने फैसला किया, ये चिट्ठी जिसकी भी है उसे ढूंढने में क्या हानि है? वैसे भी मेरी ट्रेन 2 घंटे बाद है। बाबूजी चाय लेंगे? ट्रेन आने में अभी देर है। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। चाय वाला जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर अद्वैत उसे बुलाता है। अरे चाय वाले भैया! क्या हुआ बाबूजी? भैया, क्या मुझे घर नंबर 17 बरगद तिराहा का पता बता सकते हो? चाय वाले का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई और वो कुछ देर तक अद्वैत को देखता रहा। क्या हुआ भैया, कहां अटक गए? हाँ, नाम तो सुना है लेकिन लेकिन क्या? अजीब बात है बाबूजी। इस पते के बारे में तो सालों से किसी ने नहीं पूछा। लोग तो उस तरफ जाना भी छोड़ चुके हैं। मेरी मानो तो तुम भी वहां मत जाओ। लेकिन मैं जाऊंगा। मुझे जानना है कि लोग वहां क्यों नहीं जाते। यहां से करीब 1.5 मील दूर एक गांव है, प्रतापगढ़। वहीं बरगद के पुराने पेड़ों के पास एक जगह है। लोग उसे बरगद तिराहा कहते हैं। और घर नंबर 17? वहीं कहीं है। बस इतना कहूंगा बाबूजी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग जाना तो दूर, नाम लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अब अद्वैत की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। उसने तय कर लिया था, देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कच्चे रास्तों से गुजरते हुए अद्वैत धीरे धीरे प्रतापगढ़ गांव पहुंच गया। दोपहर हो चुकी थी। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे चौपाल लगी थी। कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे बातें कर रहे थे। अद्वैत उनके पास पहुंचा। क्या बरगद तिराहा यही है? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? अगर बरगद तिराहा यही है तो घर नंबर 17 कहाँ है? घर नंबर 17 सुनते ही सब पर एक खामोशी छा गई। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, उस घर का दरवाजा तो बरसों से नहीं खुला। वही रहते थे गोपाल बाबू, लेकिन अब वहाँ सिर्फ यादें रहती हैं। कोई नहीं रहता तो चिट्ठी किसमें लिखी? माँ जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो घर कौन सा है? बूढ़ी औरत ने इशारे से रास्ता बताया और अद्वैत उस घर की ओर बढ़ा। घर देखने में ही बहुत पुराना लग रहा था। उसके दरवाजे सड़ चुके थे और दीवारों का प्लास्टर टूटा हुआ था।
अंदर दीवारें धूल से भरी थीं, कुछ पुरानी चीजें, एक टूटा रेडियो, एक छोटी सी मेज पर रखे कुछ अधूरे पन्ने। कमरे में फैली धूल और सन्नाटा जैसे किसी बीती कहानी के गवाह थे। ऐसा लगता है ये घर किसी की अधूरी कहानी अपने भीतर छुपाए बैठा है। बेटा, अंदर क्यों आया? अब इस घर में कोई नहीं आता। अद्वैत ने उसे वो चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी देखकर बूढ़ी औरत शांता की आंखें भर आईं। ये चिट्ठी तो गोपाल बाबू की है, जिसे वो पिछले 25 वर्षों से अपनी पत्नी के लिए लिखते रहे, लेकिन तभी भेज नहीं पाए। अब अद्वैत हक्का बक्का रह गया। अपनी ही पत्नी के लिए लिखते थे, फिर भेज क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनकी पत्नी 25 साल पहले ही गुजर गई थी और गोपाल बाबू को ये सच्चाई मानने में शायद पूरी उम्र लग गई। और बेटा, भगवान के घर चिट्ठी भेजने का कोई डाकघर नहीं होता। ये है गोपाल बाबू और उनकी पत्नी माधवी। अद्वैत के रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई इंसान जो इतना अकेला था। शांता आगे की कहानी बताती गई। हर साल गोपाल बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते थे। वो लिखते कि गांव में क्या बदला, कौन पैदा हुआ, कौन चला गया, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं कर पाए। फिर लिफाफा बंद करते और कहते अगले साल दे दूंगा, लेकिन कभी दे नहीं पाए। शांता की बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद वो धीमी आवाज में बोली, आखिरी साल चिट्ठी लिखते लिखते उनकी सांसें अटक गईं और वो आगे लिख नहीं पाए। इसीलिए ये चिट्ठी अधूरी है। और शायद वे जान गए थे कि वो चिट्ठी पूरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने लिफाफे पर लिखा कि चिट्ठी अधूरी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है बेटा, गोपाल बाबू के जाने के बाद भी गांव वालों ने उनकी आखिरी चिट्ठी ये सोचकर पास के डाकघर में डाल दी थी कि जहां भगवान की इच्छा होगी वहां ये चिट्ठी पहुंच जाएगी। और शायद वही चिट्ठी किसी तरह तुम्हें मिल गई। अद्वैत ने वो आखिरी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय माधवी, आज तुम्हें गए हुए 25 साल हो गए। सावन फिर लौट आया है। वही बारिश जिसे देख तुम बच्चों की तरह मुस्कुरा उठती थी। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन मेरी यादें आज भी जवान है, जैसी तुम छोड़कर गई थी। माधवी, मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगी, लेकिन इसके आगे पन्ना खाली था। अद्वैत की आंखें भर आईं। इतना प्रेम, इतनी प्रतीक्षा, और फिर भी वाक्य पूरा ना होना। ऐसा लगा जैसे कमरे में खामोशी रो रही हो। अद्वैत चुप रहा। फिर जाने कैसे उसके मुंह से ये शब्द निकल पड़े, बूढ़ी माँ, क्या मैं ये चिट्ठी पूरी कर सकता हूँ? अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा, तो प्यार अपने लिए शब्द खुद चुन लेता है। कोशिश करके देख लो। अद्वैत ने पेन उठाया। उसका दिल धड़क रहा था और कांपते हुए हाथों से उसने लिखना शुरू किया। उसने चिट्ठी में आगे लिखा, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे बताए रास्ते पर चला हूं। तुमने जो मुझे सीख दी वही मेरी पूंजी है। तुम चली गई, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मेरी उम्र संभाल ली। माधवी, अगर प्रेम का मतलब साथ रहना है तो शायद हम हार गए, लेकिन अगर प्रेम का मतलब एक दूसरे में जीना है तो हम जीत गए। और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ये शायद आखिरी चिट्ठी है, पर मेरा प्रेम आखिरी नहीं। तुम्हारा गोपाल। अद्वैत लिखते हुए रो पड़ा। लग रहा था मानो शब्द उसके नहीं, गोपाल बाबू के हाथों से उतर रहे हों। जुग जुग जियो बेटा। तुमने एक अधूरी कहानी को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद चिट्ठी को अंतिम सम्मान देने के लिए अद्वैत गांव वालों को साथ लेकर माधवी की समाधि की ओर चलने लगा। समाधि के पास पहुंचे ही थे कि हवा का एक तेज झोंका आया और चिट्ठी अद्वैत के हाथ से उड़कर माधवी की समाधि पर जा रुकी। अब ये चिट्ठी अधूरी नहीं है, इसे जहां पहुंचना था पहुंच गई। बेटा, जिंदगी में जो बातें लोग कह नहीं पाते,
वही सबसे अहम होती हैं। कुछ बातें अगर वक्त पर न कही जाएं तो वे उम्र भर का बोझ बन जाती हैं। प्यार, माफ़ी, शुक्रिया, इनको वक्त रहते बोल देना चाहिए, वरना चिट्ठियाँ अधूरी रह जाती हैं। अद्वैत गांव से लौट रहा था, लेकिन अब वो वही आदमी नहीं था जो कुछ घंटे पहले यहां आया था। शांता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अपना बीता वक्त याद आने लगा। उसने अपना फोन लगाया और भावुक मन से बात करने लगा। पापा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं घर वापस आ रहा हूं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बस तू घर आ जा। अद्वैत ने फोन रख दिया। अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर आज मैं नाराज होकर चला जाता तो मेरे पास भी कहने के लिए चिट्ठी अधूरी रह जाती।